नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के 3 दिन चले ट्रेनिंग शिविर की। आपको बता दें कि इस शिविर के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, तो वहीं उन्होंने सरकार का रोड मैप भी रखा। बीजेपी के 3 दिवसीय ट्रेनिंग वर्ग का समापन किया गया। यहाँ समापन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कॉर्पोरेट बुक देकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान धामी ने कहा कि संगठन बीजेपी की शक्ति है और संगठन के लिए अनुशासन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि बीजेपी में अनुशासन है। बता दें कि काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेनिंग वर्ग में हिस्सा लेने के लिए समय पर दोपहर 12 बजे हेलीपैड पहुंचे। यहां से कार में वह बाजपुर रोड स्थित एक होटल में पहुंचे। यहां ट्रेनिंग वर्ग में हिस्सा लेने के दौरान भारी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंदर आने की अनुमति दी। जहां ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड ना देखकर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर जाने की आज्ञा दी। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय पर ट्रेनिंग वर्ग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्ता और संगठन के संयोग से बीजेपी को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। धामी ने कहा कि सत्ता और संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के आपसी संयोग से ही बीजेपी और ज़्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी एक शक्तिशाली संगठन है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बात रखी। उन्होंने सरकारी योजनाओं के विषय में बताते हुए कहा कि सरकार ने अब तक जो भी योजनाएं लागू की हैं उन्हें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। सरकार समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में लगातार बढ़ रही है। इसके लिए भी कई कमेटी का गठन किया गया है और लगातार काम किया जा रहा है। हम लगातार समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर सभी को लाभ दिया जा सकता है। सीएम ने आम जनता से आह्वान किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ लें और इस दौरान उनसे मिलने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस शिक्षकों की पूरा करने की मांग की है। पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी के होने के चलते बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने की तरफ से विद्यालय और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर इसके समाधान की मांग उठाई गई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य मुकेश भिष्ट ने मांग की कि शिक्षिका का अटैचमेंट खत्म कर जल्द से जल्द स्कूल में अन्य शिक्षकों की तैनाती की जाए। वहीं अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि गढ़वाल मंडल के जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी चल रही है उनमें जल्द ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। साथ ही बताया गया कि 2 साल में जो शिक्षिका अटैचमेंट से चल रही हैं उनके शासन स्तर पर अटैच किया जाएगा। वह खुद अटैचमेंट के पक्ष में नहीं रहते हैं और ना ही उनकी तरफ से किसी भी शिक्षक को अटैच किया गया है। देखो, हम ये चाहते हैं जो रिजल्ट ख़राब हुआ है तो मेन शिक्षा की वजह से हुआ है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो यहाँ पे अनदेखी कर रहा है, तो हम जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र की मांग यही है कि यहाँ पे शिक्षक आएँ और जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चों के भविष्य है, इसको खिलवाड़ ना होके। हमारे गढ़वाल मंडल में जहाँ भी शिक्षकों की भारी कमी है तो वो मेरी चिंता हर समय बनी रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी प्रकार से अगर नई नियुक्ति या स्थानांतरण या कहीं से भी हो, इन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजूं। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस नेता गणेश गोडियाल की मुश्किलें बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिंगरी ने उन्हें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मानहानि का नोटिस भेजने की उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति और गणेश गोडियाल के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष ने बीते दिनों बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष
गणेश गोडियाल के कार्यकाल पर हुई वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ी को लेकर हल्ला बोला था, जिस पर गणेश गोडियाल ने आशुतोष पर कई आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब आशुतोष ने गणेश गोडियाल को एक कानूनी नोटिस थमा दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को जांच की मांग करते हुए पत्र सौंपा था, जिस पर मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य सचिव और सचिव धर्मस्य को जांच के निर्देश दिए। जांच की आंच को बौखलाकर गणेश गोडियाल ने 8 जुलाई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके ऊपर कई षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगाए। उनका पुरजोर तरीके से खंडन किया जाता है। इन मनगढ़ंत और निराधार आरोपों को उनकी मानहानि हुई है। इसको लेकर आशुतोष निम्ने ने कहा है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से गणेश गोडियाल को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही इन झूठे और मनगढ़ंत निराधार आरोपों को लेकर गोडियाल को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर अपने शब्दों को वापस लेने और माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। अगर सार्वजनिक तौर पर गणेश गोडियाल अपने इस किए गई बात को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनसे विवश होकर उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि की याचिका दायर करनी पड़ेगी। सीधे तौर पर उन्होंने गणेश गोडियाल को ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बद्री केदार मंदिर समिति में अपने कार्यकाल के दौरान व्यापक स्तर पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच का शिकंजा कसता देख गणेश गोडियाल बौखला गए हैं। गणेश गोडियाल ने उनके कार्यकाल के दौरान लड्डू का काम लेने, फिल्म निर्देशन और 25 लाख के विज्ञापन के आरोपों को बिना तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही लगाया है, जो कि पूरे तरीके से झूठे हैं। यदि इन झूठे और तथ्यहीन निराधार आरोपों का प्रमाण गणेश गोडियाल प्रस्तुत करते हैं तो वह सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने को भी तैयार हैं। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और खुद गणेश गोडियाल को चेतावनी दी है कि अगर वह सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वह इसको लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आदरणीय गोडियाल जी, मैंने मांग की है कि 2012 से 2017 के भीतर आपके कार्यकाल में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में बड़े पैमाने पे वित्तीय अनियमितता हुई है, बड़ा गड़बड़ जाला हुआ है, नियुक्तियों को लेकर के बड़ा गड़बड़ जाला हुआ है और केवल जांच की मांग की है। जांच की मांग से बौखला करके आपने सीधे मुझ पे ऐसे प्रमाण आरोप लगा दिए हैं जिनके आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपने मेरी मानहानि की है। आप यदि इस बात का प्रमाण ले आएं कि मैं कब आपके पास आपके कार्यकाल में लड्डू का काम लेने या फिल्म निर्देशन का काम लेने या फिर विज्ञापन के लिए आया था, तो आप उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दें। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इस बात को प्रूव कर देंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। रिटर्न में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है और अभियान के तहत कई अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास अवैध कॉलोनी धार और अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। इस कड़ी में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश पर प्राधिकरण की टीम ने बहादुराबाद, रानीपुर, हिम्मतपुर और कनखल क्षेत्र के अलावा HRDA के अंदर आने वाले हरिद्वार के सभी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की। HRDA की टीम ने क्षेत्र में बिना नक्शे से बनाई जा रही दुकानों, मकानों और अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए सभी को सील किया है। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज़ देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सर, अगर कोई सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की यदि सील तोड़ दी है। बुलेटिन में बात करेंगे खटीमा के टनकपुर की, जहां एक महिला 17 साल से हाउस टैक्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब उन्हें 17 साल बाद मकान के
हाउस टैक्स मिल गया है। चंपावत में टनकपुर की रहने वाली एक महिला को 17 साल बाद मकान का हाउस टैक्स मिला है। जानकारी के मुताबिक महिला 17 साल से नगरपालिका के हाउस टैक्स लगाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला ने के संज्ञान में लाया गया। विनय शुक्ला ने 7 महीने के अंदर ही 2005 से लेकर 2006 से बंद हाउस टैक्स को दोबारा शुरू करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाया है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से हाउस टैक्स बंद होने से पीड़िता मूलभूत से सुविधाओं से वंचित थी और दर दर भटक रही थी, लेकिन मानवाधिकार संघ के हस्तक्षेप से पीड़िता को अब जाकर न्याय मिल गया है और 17 साल बाद पीड़िता को कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें मकान का हाउस टैक्स अब उन्हें मिल चुका है। नहीं हो पाया। इधर उधर सारे कागज बताए कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ला के कागज भी सब दिए, तब भी बड़ी मुश्किल से सर ने, शुक्ला जी ने ये आज अब कटा है। पूरा मामला ये हमारे यहाँ एक महिला सेल की अनीता देवी हैं, जो महिलाओं की दुख परेशानी या किसी भी लीगली समस्या को हमारे पास ले आया जाता है। उनके माध्यम से एक पुष्पा देवी टनकपुर की हैं, उनको लाया गया, जिनकी मुख्य समस्या ये थी कि 2005 और 6 से उनका हाउस टैक्स काटना बंद कर दिया। ऑफिशियली टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स थी। रिटर्न बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों की भीड़ अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी कांवड़ और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचने लगी है। यात्रा के 7वें दिन 25 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने स्थानों को रवाना हुए। यात्रा शुरू होने से लेकर बुधवार तक 73,07,000 कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकल चुके हैं। बुधवार को हाईवे पर डीजे के साथ सजावटी और लाइटें वाले कांवड़ भी नजर आए, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि 24 जुलाई तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद डाक कांवड़ का रेला उमड़ेगा। कांवड़ पर लगे डीजे पर भगवान का वेश धारण कर कलाकार डांस करते हुए नजर आए और हाईवे पर चौराहों पर भी जाम लगा देखने को मिला। हरिद्वार में सुबह से दोपहर तक बारिश रही और सड़कों पर पानी भरा रहा, लेकिन कांवड़ियों के कदम कहीं नहीं रुके। भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए अपने स्थानों की ओर बढ़ते गए। कांवड़ पर पटरी की कतार और हाईवे पर ग्रुपों में डीजे पर गीतों पर उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। कांवड़ यात्रा में 3 चरण होते हैं। पहले दूर दराज के कांवड़ियों छोटे छोटे कांवड़ों को सजाने के बाद उनमें गंगा जल लेकर अपने स्थानों की तरफ प्रस्थान करते हैं। दूसरे चरण में बड़ी कांवड़ चलती है। इसमें ट्रक, कैंटर और ट्रैक्टर, ट्रॉली और डीजे लगने के बाद सजावटी और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़िए अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान करते हैं। पंचक समाप्त होते ही कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचने लगी है और हाईवे पर कांवड़ियों का दबाव दिखा है। चौराहों पर जाम देखने को मिला है। वहीं कांवड़ यात्राओं के साथ साथ कांवड़िए जत्थे भी निकाले गए हैं। कांवड़ यात्रा में अगले 5 दिनों तक धर्म नगरी में भगवा रंग से रंगे शिव भक्तों का सैलाब नजर आएगा, तो वहीं हरकी पौड़ी से लेकर मंदिरों और बाजारों में शिव भक्त कांवड़े के केसरिये रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचक हटते ही धर्मनगरी में कांवड़ों की भीड़ बढ़ गई है। यहाँ की दिल्ली और हरियाणा के कांवड़ियों की बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने से धर्मनगरी खच भर गई है और पंचक बुधवार को हटा था। पंचक के कांवड़ उठाने वाले क्षेत्रों में भी लाखों कांवड़िए मंगलवार से ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो कि आज तक ये संख्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सवेर से ही संख्या में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है। कांवड़ पटरी पर शिव भक्तों का कारवां अपने स्थानों की ओर बढ़ रहा है। डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए भोलों के भक्तों का सैलाब हाईवे पर सुरक्षित लेन में दिखाई दे रहा है। इसमें रंग बिरंगी कांवड़ को भी देखने के लिए हाईवे के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुटी रही। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ साथ पुलिस सतर्कता भी बढ़ गई है। हरकी पैड़ी से लेकर अन्य गंगा घाटों और मंदिरों, पार्किंग, बाजारों, होटलों और धर्मशालाओं में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर चेकिंग कर रहा है। वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जा रही।
ब्रिटेन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां 16 जुलाई को 3 दोस्त नदी में बह गए थे। एसडीआरएफ की टीम को एक कामयाबी हाथ लगी है। इनमें 3 में से एक शव को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। टिहरी जिले की मुनी की रेती थाना क्षेत्र में नीम बीच पर बीती 16 जुलाई को डूबे 3 किशोरों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी तक 2 युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बीते 4 दिनों में संभावित स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। बता दें कि बीती 16 जुलाई को गुमानीवाला ऋषिकेश का विष्ट और उनके 6 दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने ऋषिकेश के तपोवन स्थित नीम बीच पर रह गए थे। इस दौरान सभी दोस्त गंगा में नहा रहे थे। वहीं एक दोस्त गंगा में डूबने लगा। उसी को बचाने के चक्कर में 2 और दोस्त गंगा में कूद गए। पानी के बहाव इतना तेज था कि तीनों गंगा में बह गए। तभी से एसडीआरएफ की टीम ने तीनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। लेकिन बीते 4 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन पुलिस को उनकी बॉडी नहीं मिल रही थी। बुधवार को पुलिस ने बैराज जलाशय के पास सर्च ऑपरेशन चलाया और एक किशोर का शव मिला। जिसका शव मिला है उसका नाम वत्सल विष्ट बताया जा रहा है। जिस दिन विष्ट गंगा में गया था उस दिन उनका जन्मदिन था और 2 किशोरों की तलाश में पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है और एसडीआरएफ की टीम लगातार उनके शव को ढूंढ रही है। तो अब उत्तराखंड में भी विदेशी फ्रूट ड्रैगन फ्रूट देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। विदेश में उगने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड खान विभाग ने श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रैगन फ्रूट की पौध आमजन तक भी पहुंच सकेगी। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती कर खुद रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहाड़ों से लेकर मैदान तक युवाओं को नया रोजगार मिल सकेगा। उद्यान विभाग ने श्रीनगर स्थित विभाग की नर्सरी से अपने 3.5 नाली भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही है। इसके लिए विभाग ने भूमि के अंदर 72 स्टैंड स्थापित किए हैं, जिनमें 214 पौधे इन स्टैंड पर लगाए गए हैं। हर स्टैंड पर ड्रैगन फ्रूट के 4 बेलनुमा पौधे लगाए गए हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट के फल इन पौधों पर आ सकें। विभाग ने इन ड्रैगन फ्रूट के पौधों को राजस्थान से मंगाया है ताकि ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक प्रदेश में की जा सके। फिलहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर श्रीनगर में की जा रही है। अगर विभाग को इसकी खेती में सफलता मिली तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पूरे प्रदेश में रोजगार के रूप में की जा सकेगी और तब तक देश के राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती रही है। लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते अब उत्तराखंड प्रदेश में भी इसको लेकर खेती की जा सकेगी। विभाग के अधिकारी पुरुषोत्तम बडोनी ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट उत्तराखंड के युवाओं और किसानों के लिए एक अच्छी नकदी फसल के रूप में कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती उत्तराखंड की बिखरी हुई ज़मीन के लिए एकदम उपयोगी है। इसकी खेती के लिए अधिक भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसकी खेती से पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ज़ीरो फाइट पौधा है जो पानी को सोखता है। इसका एक फल 100 से 150 रुपये में बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती को जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं होता है। उन्होंने फल और बेल में कांटे लगे होते हैं, जिससे ना तो बंदर इनकी ओर आते हैं और ना ही कोई जंगली जानवर इनको हानि पहुंचा पाता है और अच्छा मुनाफा इंसान इनसे कमा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से युवाओं को जोड़ा जा सकता है। इसमें ग्रामीणों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। सफल होता है तो ये यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोज़गार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जीरो फाइट पौधा है, यानी कि मरुस्थलीय पौधा है जिसको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये यहाँ पर सफल रूप से इसका अगर, क्योंकि ये काफ़ी राजस्थान में जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चले जाता है
और रेत जो है गर्मियों में क्या है कि तपती है तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है। ब्रिटेन में बात करेंगे अब रुद्रपुर की, जहां डीएम ने जिला आपदा कंट्रोल रूम का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदियों के जलस्तर के बारे में सारी जानकारियां ली। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जिले में बरसात को देखते हुए जिला आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलवार बरसात की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौसम की जानकारी के अनुसार सुरक्षा को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने तहसीलों में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियों, मोबाइल टीमों से दूरभाष और सभी अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने जिले की स्थिति बाढ़ चौकियों की तरफ से की जा रही है और निगरानी के विस्तार में जानकारियां ली जा रही हैं। सभी मोबाइल टीम क्षेत्र में सक्रिय पाई गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय में स्थापित स्वचालित मौसम प्रणाली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले की सभी तहसीलों में बारिश का डाटा नियमित अंतराल में ही इकट्ठा किया जाए और सभी कार्यों को अमल में लाया जाए। अधिकारी ने मौसम विभाग की तरफ से अब तक जारी रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के सापेक्ष बरसात का डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को दिए। उन्होंने नदियों के जल स्तर के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बारिश से नदी नालों में जल भराव और जिले में बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा होने की संभावनाओं को देखते हुए अपने पूरे संसाधनों के साथ अलर्ट मोड पर रहें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने सभी स्थानों पर अलर्ट मोड पर रखने और बरसात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की निगरानी रखने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। मानसून भी आने वाला है और बाढ़ की कुछ क्षेत्र हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, तो पूरे जनपद में हमारी बाढ़ चौकियां कार्य कर रही हैं और इसके अलावा जो आश्रय स्थल हैं वो चिन्हित हो गए हैं और वो तैयार हो गए हैं और साथ साथ जो हमारे नदियां हैं या लो लाइन एरिया हैं उनमें पानी निकासी की भी अल्टरनेट व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां फूलों की घाटी पर भारी बारिश होने के चलते पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया। फूलों की घाटी में भारी बारिश के चलते गंदेरों के उफान पर आने से अस्थायी पुल बह गया। इससे 173 पर्यटक घाटी में ही फंस गए। उन्होंने एसडीआरएफ की खंगारिया पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। उधर घांगरिया के दूसरी तरफ पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पानी आ गया। हालांकि इससे काफ़ी नुकसान की खबरें सामने नहीं आई। फूलों की घाटी से बहने वाले पानी पर उफान में आ गया। इस दौरान घाटी के गेट के पास गदेरे पर बना अस्थायी पुल भी बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां घाटी की रेंजर चेतना ने बताया कि घाटी में घूमने गए 173 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 100 पर्यटक घटना से पहले ही घाटी से वापस आ गए थे। दूसरी तरफ घांगरिया के समीप पतौड़ी तोक पर बादल फटने के पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पानी नदी में आ गया। इससे कुछ देर बाद ही हेमकुंड जा रहे तीर्थयात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ पास में ही हेलीपैड भी है। देर शाम एसडीएम जोशी मठ कुमकुम जोशी ने वहाँ बादल फटने की पुष्टि की। प्रशासन के अनुसार कुछ पानी घाटी की तरफ निकल आया और कुछ पहाड़ी की तरफ बहने लगा। इसके चलते ही वहाँ पानी के साथ मलबा आ गया। घाटी में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अस्थायी पुल बह गया। गदेरे का पानी कम होने पर ही अस्थायी पुल बनवाया जाएगा। बृहस्पतिवार को मौसम और रास्तों की स्थिति को देखते हुए घाटी में पर्यटकों की आवाजाही को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि फूलों की घाटी क्षेत्र में पुल बहने पर पर्यटकों के फंसने की सूचना मिलने पर ही एसडीआरएफ और घांगरिया पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां घाटी की ओर फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू कर निकाला गया और क्षेत्र में अब सारी स्थिति सामान्य बनी हुई है। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।